तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर द आदित्य शर्मा पर। और आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के बारे में। जैसा कि इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अभी जो द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, इसके बाद भी बहुत सारे डिबेट्स वगैरह हो रहे हैं। आज अपन कश्मीरी पंडितों की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि वाकई में उनका क्या हुआ, कब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, कब से कश्मीर में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। विल टॉक टुडे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था 1947 में, तो उस समय वहाँ पे हरि सिंह राजा थे कश्मीर में, और उन्होंने भारत के साथ रहना ही स्वीकार किया, पाकिस्तान के साथ नहीं गए वो। तो 1947 से लेकर 1980 तक सब कुछ सही चल रहा था वहाँ पर। मतलब कि ऐसा होता था जैसे बाकी सब जगह हिंदू मुस्लिम रहा करते थे, वैसे ही वहाँ रहा करते थे। पूरे प्यार और सौहार्द उनके बीच में था। सारे फेस्टिवल वो लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे, और ऐसा भी कोई आतंकी हमले भी हुआ नहीं करते थे कि जैसे कि ये पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, ऐसा कुछ पहले था नहीं। आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत कम थी उस समय। 1980 में कुछ ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो उस समय क्या होता है, 1980 में रशिया ने, जो उस समय का USSR था, वो अटैक करते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। अब अफ़गानिस्तान के ऊपर जैसे ही रशिया ने अटैक किया, तो अमेरिका रशिया को वहाँ से खदेड़ना चाहता था। क्या होता है कि कुछ कबायली समूह थे और कुछ ऐसे लोग थे जो रशिया के खिलाफ विद्रोह भी कर रहे थे उस समय अफ़गानिस्तान में, और जो रशिया के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनको सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी उस समय कुछ ऐसा हो रहा था जो इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को एक तरह से जड़ पैदा कर रहा था। वो था कि पाकिस्तान में जिया उल हक थे, उन्होंने क्या किया, बेनजीर भुट्टो थे, उनको हटाकर खुद वहाँ के सत्ता संभाली। तो पाकिस्तान में उस समय ये होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जिया उल हक की इन सारी चीज़ों के, कन्फ्लिक्ट के, इन सब के ये जन्मदाता माने जाते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है, जैसे ही इन्होंने उनको सत्ता से हटाया, 1980 की बात है, बेनजीर भुट्टो को उन्होंने हटाया। तो हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, जो लोग अफ़गानिस्तान में जो कबालियों के समूह थे जो वहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, किसका, USSR का, रूस का, उन लोगों को ट्रेनिंग देना इन्होंने स्टार्ट किया POK में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। अब वहाँ पे अफ़गानिस्तानियों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। वहाँ पे उनको आतंकवादी पूरी तरह से हथियार चलाना सिखाया गया कि रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। अब यहाँ तक भारत में अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा था, मतलब भारत के खिलाफ ये लोग कुछ ना कुछ चल नहीं रहा था। तो पर यहाँ से धीरे धीरे सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। अब कश्मीरी पंडितों के बारे में दो थ्योरी निकल के सामने आती है अब तक, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये उस समय कश्मीरी पंडित लगभग 5% थे, और कुछ लोग 15% भी बताते हैं इसको। सच क्या है कोई नहीं जानता। अब ड्यूरिंग दिस ये सारी चीज़ें उधर हो रही थी, रशिया का और अफ़गानिस्तान का बैटल चल रहा था, और उसी के साथ पाकिस्तान अफ़गानिस्तानियों को ट्रेनिंग दे रहा था POK में। तो ये सारी चीज़ें उस दौरान चल रही थी 1980 में। अब इसके लगभग 6 साल बाद 1986 आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें पाकिस्तान में तो वो सब चल ही रहा था, अब भारत में भी कुछ चेंज आने धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। भारत में क्या चेंज आते हैं, उस समय जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे वो थे फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, और उनके बहनोई थे एक गुलाम मोहम्मद शाह। 1986 में जो भारत में चेंज आता है वो ये आता है कि जो फारूक अब्दुल्ला अपने वहाँ के मुख्यमंत्री थे 1986 में जम्मू कश्मीर के, तो उनके बहनोई थे गुलाम मोहम्मद शाह, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीनी और खुद मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो जाते हैं। तो ये चेंज भारत में आते हैं। उसी समय गुलाम मोहम्मद शाह ने कुछ ऐसा फैसला लिया, और फैसला ये था उनका कि उन्होंने जम्मू में एक पुराना मंदिर था उसको गिरा के, उनका ये फैसला था कि यहाँ पे एक मस्जिद बनाई जाए। तो उन्होंने ये फैसला लिया। इसके खिलाफ पूरे जम्मू में प्रदर्शन हुए। 1986 की बात मैं कर रहा हूँ। धरने हुए पूरे जम्मू में, और कट्टरपंथी लोग एकत्र हो गए। जब धरने चल रहे थे तो सारे मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है, ऐसा उन्होंने सबके बीच में ये मैसेज डलवा दिया।
अब जब जैसे ही विद्रोह बढ़ रहे थे तो 12 मार्च 1986 को वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया जाता है जम्मू कश्मीर में। और राज्यपाल अपने वहाँ के थे उस समय जगमोहन, राज्यपाल जगमोहन थे, उन्होंने राज्यपाल शासन लगा दिया। तो ये सब चल रहा था। अब स्थिति वहाँ पे इस समय कंट्रोल में थी, ऐसे कुछ मर्डर वगैरह हो नहीं रहे थे, बस विद्रोह हो रहे थे छोटे छोटे, तो वो सरकार के नियंत्रण में था सब कुछ। अब 1987 आते, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। अब विधानसभा चुनाव में कुछ रिजल्ट विपरीत आते हैं। क्या होता है, जो भी पाकिस्तानी समर्थक थे और जो कट्टरपंथी लोग थे वो सब के सब हार जाते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता ने भी एक तरह से एक मैसेज दिया कि वो बिल्कुल भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या फिर जो कट्टरपंथी हैं। अब 1987 चल रहा था ये। इसके बाद छोटे मोटे कत्ल होने लगे, थोड़े मोटे कत्ल होने लगे। पर जब 1988 जुलाई आता है, जुलाई 1988 आते हैं, उस समय क्या होता है, जम्मू कश्मीर में एक ग्रुप बनते हैं JKLF के नाम से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसमें क्या होता है, इसका जो मकसद था, इस ग्रुप का जो मकसद था वो था कि भारत से अलग करना जम्मू कश्मीर को। अब 14 सितंबर 1989 आते हैं। इस दिन एक ऐसी घटना होती है जहाँ से ये सारे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब कुछ अस्थिरता जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है। क्या होता है कि बीजेपी नेता थे पंडित टीटालाल टपलू को वहाँ मार दिए जाते हैं इस JKLF द्वारा। और उसके 1.5 महीने बाद ही एक रिटायर्ड जज थे नीलकंठ गंजू, उनकी हत्या कर दी जाती। अब जो ये नीलकंठ गंजू थे, इन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी। JKLF का ही आतंकी था मकबूल भट्ट, इसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो इनकी हत्या कर दी जाती है और इनकी बीवी का किडनैप किया जाता है, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद एक वकील थे वहाँ के, वकील प्रेमनाथ भट्ट, उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये कुछ मर्डर होने लगे। फिर 13 फरवरी 1990 आता है। इस दिन भी श्रीनगर के एक टेलीविज़न स्टेशन के डायरेक्टर थे लासा कोलछा, तो उनका मर्डर होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग थे, कुछ पॉलिटिशियन लोग थे, उनका मर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, छोटे छोटे मर्डर होने लग गए थे। तो ये सारी घटना चल रही थी। अब ये तो वो घटनाएं थी जो नज़रों में थी, बाकी छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे मर्डर तो हो ही रहते रोज़। ये सब चल रहा था उस टाइम पे। अब जम्मू कश्मीर में इस समय अस्थिरता थी बिल्कुल। कई सारे पत्थरबाज पत्थर फेंकने लग गए थे। फिर आते हैं 4 जनवरी 1990। अब इस दिन कुछ ऐसा होता है कि सारे कश्मीरी हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा हो जाते हैं। जो जितने भी लोग वहाँ रहते थे, जितने भी कश्मीरी हिंदू वहाँ रहते थे, उनके बीच में इस दिन क्या होता है, एक हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकी संगठन है, हिजबुल ने 4 जनवरी 1990 को अल सफ़ा एक अखबार था, उसमें एक इश्तिहार छपवाया। उसमें लिखा था कि सारे कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। ये हेडिंग लाइन थी उस अखबार के अंदर, मॉर्निंग न्यूज की। तो ये जब हुआ तो अब उस समय क्या था कि VK सिंह की सरकार थी सेंट्रल में, और वहाँ पर जो सरकार थी वो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। वहाँ के CM थे फारूक अब्दुल्ला और PM थे हमारे VK सिंह, जो कि BJP से थे। अब या तो ये सरकारी कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ नहीं पाई, या फिर स्थिति को भांपने में कहीं ना कहीं से चूक हुई थी। वरना अगर ये जनवरी 1990 को ही अगर सरकारें अगर एक्टिव हो जाती तो शायद वो दिन नहीं आता, 19 जनवरी वाला दिन नहीं आता। अब जैसा कि कुछ कार्रवाई हुई नहीं, अखबार में इश्तिहार आया तो सभी के अंदर डर बैठ गया, सारे कश्मीरी पंडितों के अंदर। एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडित उस टाइम पे थे वहाँ पर। अब 19 जनवरी 1990 का दिन आता है, ये लगभग 13 दिन बाद, जो वो इश्तिहार आया उसके 13 दिन बाद का दिन है। इसको आज भी हम ब्लैक डे मानते हैं। इस दिन क्या होता है, कई लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी कश्मीर से एक साथ। 4 लाख कश्मीरी पंडित लगभग विस्थापित हुए। पर अगर आप सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, तो सिर्फ और सिर्फ 300 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई वहाँ पे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। तो ये वाला दिन था 19 जनवरी 1990, इसकी सुबह से लेकर शाम तक कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए। उस दिन
ये कहा जाता है कि मस्जिदों से ये सबको पैगाम दिया गया कि आप यहाँ से चले जाओ, हिंदू लोग सारे चले जाएं और ये सिर्फ पाकिस्तान बनेगा और हिंदुओं की जो पत्नियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहीं रहे। ये फरमान मस्जिदों से दिया गया और सिर्फ उन्होंने कहा कि मर्द चले जाओ यहाँ से, ऐसा उनका फरमान था। उसके बाद एक पूरा वहाँ पे जेनोसाइड हुआ पूरे सारे दिन 19 जनवरी को। इतनी हत्याएं हुई वहाँ पर, जैसा कि आपने इस द कश्मीर फाइल्स मूवी में देखा होगा कि मतलब ऐसे कोई पूरे टैंक के अंदर एक आदमी है तो उसको पूरी गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, एक आदमी को लिटा के पूरे को बीच में से काट दिया गया हो। ऐसी घटनाएं हुई कि मतलब उनको उनके बारे में बात करना भी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा, पर मैं यही चाहता हूँ कि भगवान ऐसे एक जेनोसाइड को फिर से नहीं दोहराए कभी। जो भी हुआ वो गलत था और वो जिन्होंने किया वो मुस्लिम तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक कोई भी धर्म ऐसा आपको नहीं सिखाता कि आप इतना बड़ा आप इंसानियत का कत्ल करो, और अगर सिखाता है तो वो फिर वो धर्म नहीं हो सकता। तो उस दिन जो हुआ उनमें से खैर उन सभी को ऐसा सज़ा भी नहीं मिल पाई, वो हमारी सरकार की कमी थी। जितने लोग उसमें शामिल थे सबको सज़ा नहीं मिल पाई। पर आज सरकार कुछ अच्छे कदम उठा रही है, वहाँ पर फ्लैट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को फिर से विस्थापित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 187 जगहों पर आज भी 4000 कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहते हैं जम्मू कश्मीर में, जो उन सबको सहने के बाद में भी गए नहीं। वो कुछ बूढ़े लोग थे, कुछ रह गए, कुछ मारे गए, तो वो आज भी ऐसा कहा जाता है कि 4000 कश्मीरी पंडित अभी भी वहाँ रहते हैं। लगभग 4 लाख में से सिर्फ 4000 वहाँ रहते हैं। फिर ऐसी घटनाएं 1993 में भी हुई, छोटी मोटी घटनाएं हुई, फिर 2002 में भी ऐसी घटनाएं हुई। तो ये सारा था कश्मीरी पंडितों का इतिहास। तो ये सारा कश्मीरी पंडितों का इतिहास मैंने आपको पूरा एक ब्रीफली सारा बताया कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुए और कैसे क्या हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आदित्य शर्मा को, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।